वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना मैं फिर एंशियंट हिस्ट्री का गुप्त साम्राज्य का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घटना चक्र से वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो है 67 नंबर तक मैं बताई थी, आज 65 तक बताई थी, आज 66 से स्टार्ट करूँगी। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल का। किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल का। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र एवं तत्व समास सूत्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, क्या है? सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल के द्वारा। किसके द्वारा? कपिल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है, सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उससे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वो हो जाएगा पतंजलि। क्या हो जाएगा? पतंजलि। नेक्स्ट है, योग के आविष्कार था, योग का आविष्कार किसने किया था? पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो इसमें से कौन जो है अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अनुस्मृति हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसायिक थे। क्या समसायिक? पुष्यमित्र शुंग के समसायिक थे। महाभाष्य के लेखक जो कि पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो गंगेश। कौन थे? गंगेश थे। जब एक जीवित रहो, सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण भी लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाले यह उक्ति किसकी है? तो चारवाकों की। किसकी है? चारवाकों की। नेक्स्ट है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, तो चारवाक। किसने? चारवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो ये हो जाएगा काम। क्या हो जाएगा? काम होगा। चारवाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चारवाक के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चारवाक दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो किसने? तो गौतम ने। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। न्याय दर्शन के संस्थापक थे, तो कौन थे? गौतम थे। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? तो ये गौतम। कौन था? गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक कनाद, मीमांसक जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता थे तो जैमिनी। कौन? जैमिनी। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से। किससे संबंधित है? मीमांसा से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा। क्या हो जाएगा? मीमांसा। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है। उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से। किससे संबंधित है? मीमांसा से। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृष्ट शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी है, वह इसे अपूर्व कहता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई अथवा वह जो पहले नहीं था। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? तो लोकायत और कापालिक। क्या हो जाएगा? लोकायत और कापालिक। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं कौन है? शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं।
अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा भगवद गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ज्ञान के द्वारा। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष साधन स्वीकार किया जाता है। उनकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय से युक्त है। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? हो जाएगा अभिनव गुप्त के साथ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर और कली संवत्सर। इसका राइट आंसर देखा जाए कूट में तो ऑप्शन डी होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। शंख संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है तथा इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 में की थी। कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 से प्रारंभ हुआ और गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। 1, 2 और 3 और 4। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो वो हो जाएगा 601। शक संवत का प्रारंभ जो है ना 78 ईस्वी से माना जाता है तथा विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईस्वी अथवा 58 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय के बादामी शिलालेख को विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए हमें वर्ष 465 में 78 और 58 को जोड़ना होगा। इस प्रकार 601 आंसर आएगा। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या हो जाएगा? 634। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन में 556 + 78 हो जाएगा 634। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। क्या था? प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वंश के 3 मूल वंशों में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारण ने प्रतिष्ठानपुर में राजधानी की स्थापना की थी। मौखरी शासक की राजधानी थी तो हो जाएगा कन्नौज। मौखरी शासन कन्नौज हो जाएगा। मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा एवं ग्रहवर्मा थे। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकें में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हण की पुस्तकें में। हर्ष के समय में विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हण कृति राजतरंगिणी में भी मिलती है। कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बाणभट्ट ने। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह हर्षवर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी तो कन्नौज। क्या थी? कन्नौज थी।
चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी उपयुक्त था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित करी? कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, तो वो हो जाएगा कन्नौज तथा प्रयाग में। कहाँ पे? कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो वो हो जाएगा प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका, तो किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का अर्थ था, तो 634 ईस्वी। कवि वन निवासी था, तो उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं। वनभट्ट का जन्म औरंगाबाद जिले के, जो कि वर्तमान बिहार में है, सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो सम्राट हर्ष के। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध का चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तंग शासकों की राजधानी चंगर से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा गया। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो ह्वेनसांग ने। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग, जैसे ह्वेनसांग कहते हैं, ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। 2 हो जाएगा। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर निःशुल्क देना पड़ता था। इसका राइट आंसर केवल 2 और 3 होगा। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था, तो उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन तथा इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताइसुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। लगभग 13 वर्षों के भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसके स्वागत किया था। उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर तो मथुरा था। कौन सा नगर था? मथुरा। कांस्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो रेशम के लिए। किसके लिए? रेशम के लिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कांस्य शब्द का प्रयोग होता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो वो हो जाएगा नालंदा में। किसमें? नालंदा में। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयूकी की रचना। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। ह्वेनसांग की इसी रचना के कारण उसे याद किया जाता है, क्योंकि इनमें तत्कालीन भारत संबंधी काफ़ी जानकारी उपलब्ध होती है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो ह्वेनसांग ने। किसने? ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार तो था। इसके यात्रा विवरण को सीयूकी कहा जाता है। ह्वेनसांग बौद्ध था। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा ह्वेनसांग से। किससे? ह्वेनसांग से। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 635 ईस्वी में, 405, 637। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 या 672 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से
पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 693-94 ईस्वी में लगभग सुमात्रा होते हुए वह चीन वापस लौट गया। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इनतू के नाम से। क्या? इनतू। प्राचीन चीनी लेखक ने भारत का उल्लेख इनतू तथा थियानतू नाम से करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान था। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा। कौन है? नालंदा। बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए थे। नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तो कन्नौज में। कहाँ पे? कन्नौज में। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से व्यवस्था अनिवार्य तत्व हैं? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का वर्णन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महायान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी यात्री हुएनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया। इसका राइट आंसर ना ही 1 और ना ही 2 होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था। नेक्स्ट है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था तो कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थापित थे? तो जोशीमठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी। निम्नलिखित में कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो वो हो जाएगा मानसरोवर। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा हरिसेन, हर्ष। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट। इसका ऑप्शन बी। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के कवि एवं नवरत्नों में से एक थे। हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक सचिव तथा बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त, अशोक, उज्जैन, विदिशा, धार, गोंडवाना। इसका राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन डी, भोज, धार, दुर्गावती, गोंडवाना, समुद्रगुप्त, विदिशा, अशोक, उज्जैन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।